Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। मैं पवन धाकड़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4। हमने हमारे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कैंसर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग इससे ये जो डिजीज़ है कैंसर बहुत सारे लोगों को है। बहुत सारे लोग इससे ठीक भी होना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पर अपन को इसको पढ़ना है, ठीक है। अपन वो इतना ही कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन की जो कैंसर है, कैंसर होता कैसे है। या फिर पहले अपन ऐसे देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल है जिसको कैंसर नहीं है और एक वो पर्सन जिसको कैंसर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा कि जो सेल्स है वो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो अपन उसको देखते हैं। पहले मेरे पास टॉपिक है यहाँ पे कैंसर। अब देखो, एक साइड में लिख रहा हूँ कि एक नॉर्मल सेल है या फिर एक नॉर्मल पर्सन जिसको कैंसर नहीं है, और एक साइड अपन लिखेंगे कि कोई कैंसरस सेल है या फिर कोई पर्सन है उसको कैंसर है। तो उस केस में दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। उधर लिख लेते हैं अपन नॉर्मल सेल, ठीक है। नॉर्मल ले लेते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे अपन लिख लेते हैं कैंसर सेल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास जो नॉर्मल सेल है और जो कैंसर सेल है, इनके अंदर डिफरेंस ये आ रहा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ये मीडियम है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये कुछ सेल्स थे। यहाँ मान लो पहले पूरी एक लेयर थी ऐसे सेल्स की, उसमें से मैंने बीच में से कुछ सेल्स को हटा दिया, ठीक है। यानी जैसे कि मान लो ये स्किन है, स्किन के मैंने यहाँ बीच में से कुछ सेल्स को हटा दिया, फिर यहाँ मान लो स्किन को हटा दिया। अब क्या होगा, स्किन हट चुकी है तो यहाँ पे नए सेल्स बनने लगेंगे, यानी कि उस जगह को वापस कवर करेंगे। उसी तरह कुछ यहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास नए सेल्स बनने लगेंगे और जो एक खाली जगह थी इसको फिल करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास नए सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इस जगह को फिल करने लगेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सेल का डिवीजन चल रहा है। अब जैसे ये नए सेल पुराने सेल के कांटेक्ट में आएंगे, ये अपनी डिवीजन को रोक देंगे, ठीक है। कि भाई लेयर पूरी बन चुकी है, लेयर पूरी होते ही अब हमको डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सेल्स पुराने सेल के कांटेक्ट में आए, यहाँ पे इनका डिवीजन रुक गया, यानी कि इनहिबिट हो गया। तो अपन इसी को कह रहे हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। पर वहीं मैं बात करूं अगर कैंसर सेल की, ठीक है। कैंसर सेल में अपन लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। कैसे, चलो देख लेते हैं कि मेरे पास ये सेल थे, ये प्लेट थी, ठीक है, या फिर मान लो वही लेयर। इसमें मेरे पास ये साइड वाले सेल प्रेजेंट थे, बीच वाले मैंने हटा दिए थे। अब उसमें क्या होगा, वापस ग्रोथ होने लगेगी सेल्स की, ठीक है। चलो ग्रोथ चल रही है, डिवाइड कर रही है। पर अगर ये पुराने सेल के कांटेक्ट में भी आ जाएंगे ना, तब भी ये डिवीजन करना नहीं छोड़ेंगे, ये डिवाइड करते रहेंगे। ये हो सकता है इन सेल्स की जगह के अंदर चले जाए, इन सेल्स की जगह को ऑक्यूपाई कर ले, या फिर इनके ऊपर ही ग्रोथ करने लग जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ चलती जा रही है, कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का फर्क नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हुआ। अब एक चीज देखो, ये सेल जैसे अपनी जगह पहुंचे, ठीक है, ये रुक चुके हैं, दूसरे सेल्स की जगह के अंदर नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनके अंदर नहीं घुस रहे हैं, या फिर नहीं उनके ऊपर ग्रो कर। और मैं बात करूं यहाँ पे क्या हो रहा है, नए सेल पुराने सेल की जगह पे जा रहे हैं, उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अपनी ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो अपन एक पॉइंट यहाँ और ऐड करेंगे, उसका नाम है इन्वेजिवनेस। इन्वेजिवनेस। अब देखो यहाँ पे इन्वेजिवनेस नहीं है, अपन यहाँ लिख सकते हैं एब्सेंट, यानी कि सेल्स ने जहां तक ग्रो किया, जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हुआ, वो रुक गए। पर मैं बात करूं कैंसर सेल में, तो यहाँ पे इन्वेजिवनेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन्वेजिवनेस प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि सेल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे सेल्स की जगह के अंदर भी जा रहे हैं। फिर थर्ड चीज मेरे पास आती है मोटिलिटी, ठीक है। थर्ड चीज मेरे पास क्या है, मोटिलिटी। अब देखो मोटिलिटी में क्या है कि मोटिलिटी इमॉर्टल मतलब क्या होता है, अमर, और मोर्टल मतलब जो एक टाइम बाद मर जाएगा। तो मेरे पास जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर मोर्टेलिटी प्रेजेंट होती है। पर वहीं मैं बात करूं कैंसर सेल की, तो यहां पे ये इमॉर्टल है, यानी कि कभी मरते ही नहीं, डिवाइड करते रहते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, चलो उसको इधर समझते हैं कि मेरे पास एक ही सेल है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए, या फिर मान लो मैं यहाँ क्रोमोसोम बना देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को इधर देखो, क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम का ऊपर वाला जो एंड वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, टीलोमेयर। अब देखो बात ऐसी है, जितनी बार सेल डिवाइड करता है टीलोमेयर कम होता जाता है, ठीक है। जैसे सेल ने डिवाइड किया, मेरे पास जो टीलोमेयर है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे टीलोमेयर कम होगा, ठीक है, एक टाइम आता है, जैसे मान लो ये सेल है, ये 10 टाइम्स डिवाइड कर सकता है, और जब ये 10 टाइम डिवाइड कर लेगा, ठीक है, 10 बार इसने डिवाइड कर लिया तो टीलोमेयर एकदम खत्म हो जाएगा। और जैसे मेरे पास टीलोमेयर फिनिश, ठीक है, टीलोमेयर फिनिश हो जाएगा तो इस सेल की हो जाएगी नेचुरल डेथ, या फिर मान लो पहले से प्री प्लान डेथ थी कि भाई 10 डिवीजन के बाद ये इसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या नेचुरल डेथ है या फिर प्रोग्राम डेथ है, प्रोग्राम्ड डेथ। इसको अपन कह रहे हैं एपोप्टोसिस। एक बार वापस देखो, सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मैंने ये क्रोमोसोम इधर बना लिया, क्रोमोसोम के जो ऊपर वाला पार्ट उसको अपन क्या करें, टीलोमियर। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है टीलोमियर का अमाउंट कम होता जाता है, ठीक है। अब अपन ने एक एग्जांपल ले लिया है कि कोई सेल था वो 10 बार डिवाइड कर सकता है, ठीक है, वो 10 बार तक डिवाइड करेगा। अब जैसे उसकी फाइनल डिवीजन होगी उसका टीलोमियर फिनिश हो जाएगा। अब उसका टीलोमियर फिनिश हो चुका है, उसी को अपन कह सकते हैं कि भाई अब सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी, उसको अपन नेचुरल डेथ कह सकते हैं या फिर प्रोग्राम डेथ। देखो प्रोग्राम था पहले से कि भाई 10 बार के बाद इसको मर जाना है, ठीक है, डेथ हो जानी है, तो उस प्रोग्राम डेथ को अपन क्या करें, एपोप्टोसिस। अब बात ऐसी है कि ये प्रोसेस जो है ये मेरे पास इस मॉर्टल सेल के अंदर चलती है, यानी कि एक टाइम आएगा जब टीलोमेयर खत्म हो जाएगा और इस सेल की डेथ हो जाएगी। पर वहीं मैं बात करूं कैंसरस सेल की, तो यहाँ पर टीलोमेयर कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे टीलोमेयर हमेशा बनता रहता है, इस वजह से इस सेल की कभी डेथ भी नहीं होती। अब यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम है टीलोमरेज, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम कौन है, टीलोमरेज। जो टीलोमरेज है इसका काम है इस टीलोमेयर को बना के रखना, इस टीलोमेयर की एक्टिविटी को बना के रखना। तो यही टीलोमरेज जो एंजाइम है इस सेल के अंदर तो होता है इनएक्टिव और इस सेल के अंदर होता है एक्टिव, यानी कि इसमें तो भाई प्लान्ड है कि 10 डिवीजन के बाद इस सेल को मरना है, तो ये टीलोमरेज कुछ काम नहीं करेगा, अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। पर मैं बात करूं कैंसरस सेल की, तो कैसा रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है, कभी भी इस टीलोमेयर को कम नहीं होने देता। अगर टीलोमेयर कम नहीं होगा तो सेल तो डिवाइड करता रहेगा, और सेल डिवाइड करता रहेगा तो उसकी डेथ नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे मोटिलिटी प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है, टीलोमरेज, टीलोमरेज वो कैसा है, इनएक्टिव है, और इनएक्टिव होने की वजह से जो टीलोमेयर है वो एक टाइम बाद खत्म हो जाना है, और वो जैसे खत्म होगा सेल की डेथ हो जाएगी। पर वहीं मैं बात करूं कैंसर सेल की, कैसा इमोर्टल है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो टीलोमरेज है वो कैसा है, एक्टिव है, और इसके एक्टिव होने की वजह से जो टीलोमरेज एक्टिविटी वो हमेशा चलती रहेगी, यानी कि ये जो टीलोमेयर हमेशा बनता रहेगा। तो यहाँ पे क्या चलती रहेगी, टीलोमेयर एक्टिविटी। और अगर टीलोमेयर एक्टिविटी चलती रहेगी, टीलोमर हमेशा बनता रहेगा, तो सेल की कभी भी डेथ नहीं होगी, ठीक है, सेल की कभी भी क्या नहीं होगी, डेथ नहीं होगी। तो अपन लिख सकते हैं कि ये क्या, टीलोमेयर एक्टिविटी को चलाता रहता है, इस वजह से कभी भी एपोप्टोसिस नहीं होती। तो अपन लिख सकते हैं एपोप्टोसिस एब्सेंट। और इसी से क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस है कि अगर भाई अमर होना है किसी को तो अपना टीलोमेयर हमेशा बना के रखो, ठीक है, टीलोमेयर हमेशा बना रहेगा, तुम्हारा सेल कभी मरेंगे नहीं, सेल नहीं मरेंगे तुम नहीं मरोगे, पर ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें अपन आगे चलते हैं कि भाई जैसे सेल है वो ग्रो कब करता है, जो सेल है उसको डिवाइड करना है, ग्रो करना है, कब करेगा, जब उसके पास कोई सिग्नल आए। तो अब अपन इस टॉपिक को पकड़ते हैं और आगे बढ़ेंगे इसमें ट्यूमर के ऊपर। इसमें कोई डाउट है, एक बार वापस देख लो, कैंसर सेल था, नॉर्मल सेल था, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करता है, इन्वेजिवनेस एब्सेंट है, मोर्टेलिटी प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि टीलोमरेज एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव। यहाँ कैंसर सेल है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है, इन्वेजिवनेस प्रेजेंट है, इमोर्टल है, क्यों, क्योंकि टीलोमरेज कैसा एक्टिव है,
और टीलोमरेज क्या करता है, टीलोमेर एक्टिविटी को बना के रखता है, इस वजह से एपोप्टोसिस नहीं हो पाती और सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जिसे ओपन क्या करें, कैंसर। अब कैंसर और ट्यूमर, इसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल को क्या जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक सेल बना लिया है, ठीक है, और सेल की मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब कुछ केमिकल्स मान लो, वो केमिकल्स आते हैं और इस रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। ये केमिकल्स क्या लेके आए, एक सिग्नल लेके आए, ठीक है। ये केमिकल्स क्या किए, एक सिग्नल लेके आए और इसने सेल को सिग्नल दिया कि भाई अब तुम अपनी ग्रोथ करो, तुमको डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि जब तक सेल के पास सिग्नल नहीं आते, सेल ग्रोथ और डिवीजन नहीं करते, ठीक है। सिग्नल आ चुका है, अब सेल क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, साइज इसने इंक्रीज कर लिया अपना। जैसे साइज इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। ये क्या करेगा, सेल डिवीजन, और सेल डिवाइड करके यहाँ पे मेरे पास 2 सेल बना के देगा। क्लियर है, ये मेरे पास नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, यानी कि अगर ये सिग्नल नहीं आता तो मेरे पास सेल डिवाइड नहीं करता। अब ट्यूमर पे बढ़ने से पहले अपन एक चीज देखते हैं कि जो ट्यूमर है म्यूटेशन के कारण ही हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हुआ। तो मेरे पास यहाँ पे पहली चीज है प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजन। और मेरे पास यहाँ पे एक और चीज है जिसका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब मैं कह रहा हूं यहां से कुछ फैक्टर्स आए थे या फिर कुछ भी आया जिसने सेल को सिग्नल दिया और सेल ने अपनी साइज ग्रो की, उन्हीं को मैं कह रहा हूं प्रोटो ऑन्कोजन। तो अपन यहाँ प्रोटो ऑन्कोजन के लिए लिख सकते हैं ग्रोथ स्टिमुलेशन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो क्या करा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं। अभी ये सेल सिग्नलिंग की तरह भी काम कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं सेल सिग्नलिंग फैक्टर। और ये फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल की ग्रोथ, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चली, उस वजह से सेल की साइज बढ़ गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। ये तो बात होगी प्रोटो ऑन्कोजन की। तो प्रोटो ऑन्कोजन क्या है, खराब है या फिर सही है, मैं इसको पॉजिटिवली ले सकता हूँ कि भाई इससे सेल को कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने सेल की क्या कराई, ग्रोथ कराई है। वही मैं बात करूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन की, तो इसके लिए अपन को थोड़ा क्लास 11 पे जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक सेल साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब देखो G1 फेज में मेरे पास कोई सेल था, ठीक है, वो एंटर कर रहा है S फेज में। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मान लो G1 फेज में ही इस सेल के डीएनए में कुछ एरर है, ठीक है, और अगर वो एरर वाला जीन जो है मेरे पास S फेज में पहुंचता है, उसकी यहाँ रेप्लिकेशन हो जाएगी, वो आगे जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे मान लो कोई चेक पॉइंट है, यहाँ पर कोई चेक पॉइंट प्रेजेंट है। इस चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है कि भाई ये जो सेल है इसके डीएनए में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि आगे जाके कुछ गड़बड़ ना करते। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन में यहाँ पे आ जाता है सेल चेक पॉइंट, या फिर लिख दो सेल साइकिल चेक पॉइंट। यहाँ पे सेल के डीएनए को चेक किया जाता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास G1 फेज डिफेक्टिव होती है तो वहां पर उस सेल को आगे डिवाइड नहीं किया जाता, उसकी एपोप्टोसिस कर देते हैं, ठीक है। अगर G1 फेज मेरे पास कैसी है, डिफेक्टिव है, अगर G1 फेज कैसी है, डिफेक्टिव, तो वहां पे क्या हो जाता है, सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस हो जाता है यानी कि सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वो सेल आगे ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं करेगा तो भाई बढ़िया है ना, खराबी थी उस सेल के अंदर, डिवाइड नहीं करेगा, ज्यादा सही है। तो मैं इसको एक तरह से नेगेटिव फीडबैक बोल सकता हूं। अब देखो क्या होगा, सेल तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेल के पास तो सिग्नल आया, सेल को आगे डिवाइड करना है, और मेरे पास जो सेल साइकिल चेक पॉइंट था ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है, यानी कि कोई सेल था जिसके अंदर एरर था वो आगे निकल गया। इन दोनों के मिलने से, ठीक है, यानी कि सेल डिवाइड भी कर रहा है, सेल ग्रो भी कर रहा है, और जो यहाँ पे जीन था जो खराब था वो भी आगे चला गया।
तो इन दोनों के मिलने से मेरे पास होती है म्यूटेशन। सॉरी, ये चीज़ तो सही थी अपनी जगह कि भाई सेल को तो ग्रो करना है, इसने तो सिग्नल भेज दिए, पर यहाँ पे चेक पॉइंट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया और जो मेरे पास एरर वाला जीन था वो आगे निकल गया। इस वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और ये म्यूटेशन लीड करता है आगे ट्यूमर को। ठीक है, क्लियर है इतना कि अपना काम अच्छे से कौन नहीं कर पाया, सेल साइकिल चेक पॉइंट, उसकी गड़बड़ी की वजह से यहाँ पे क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन ने किसको लीड किया, ट्यूमर को। अब अपने पास टॉपिक आता है कौन, ट्यूमर। अब अपन ट्यूमर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर। लिख लो इसको, फिर इसको रफ करते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्ड आपको बताता हूँ, कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस, क्योंकि ये वर्ड अपने पास बहुत जगह आएगा। तो मैं कार्सिनोजेंस उनको कहता हूँ जो कैंसर करवाते हैं, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कैंसर करवाए उनको अपन क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। तो कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या करें, कार्सिनोजन। अब देखो मेरे पास कोई नॉर्मल सेल था, ठीक है, अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, नॉर्मल सेल। अब इसके ऊपर कुछ कार्सिनोजेंस ने अपना इफेक्ट किया, ठीक है, और इसको चेंज करा दिया है कैंसरस सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मेरे पास ये जो कार्सिनोजन है 3 टाइप के हो सकते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल। ये मेरे पास 3 टाइप के कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इस नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करा दिया एक कैंसरस सेल के अंदर, और इसी को अपन कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है इतना। ये एक नॉर्मल सेल था, उसके ऊपर केमिकल्स ने, केमिकल कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस या फिर फिजिकल कार्सिनोजेंस, इन्होंने अपना वर्क किया, और इनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करा दिया, कैंसर सेल के अंदर, और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को अपन कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं अगर इसमें आगे और बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा चलेगा, इसमें थोड़ा एक कलर अपन ऐड करते हैं। कि मेरे पास ये सेल था, ठीक है, इस सेल के ऊपर ऐसे कैप्सूल बनने लगी, सेल क्या लेयर है नीचे मेरे पास, इसके ऊपर एक कैप्सूल बन गया, और इस कैप्सूल के अंदर मेरे पास अनलिमिटेड डिवीजन चल रहा है सेल्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन के ऊपर ऐसे कैप्सूल बन गया है, उसके अंदर सेल्स की अनलिमिटेड डिवीजन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब देखो इसमें क्या है कि मेरे पास जो सेल्स है, इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनको मैं कहता हूँ नियोप्लास्टिक सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स कैसे, कैंसरस सेल्स है, डिवाइड कर रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, किसके अंदर है ये कैप्सूल के अंदर है, ये कैप्सूल के अंदर है, या फिर इस कैप्सूल को मैं कह सकता हूं कैप्सुलेटेड ट्यूमर। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं कैप्सुलेटेड ट्यूमर। क्लियर है था, इस कैप्सुलेटेड ट्यूमर के अंदर मेरे पास बहुत सारे नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, और ये नियोप्लास्टिक सेल्स जो है ये रिलीज कराते हैं कुछ केमिकल्स को। ठीक है, कुछ एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज कराते हैं, या फिर कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराते हैं। उनको देखने से पहले एक चीज और देख लो, जो कैप्सुलेटेड ट्यूमर है इसी को अपन कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, ये बेनाइन जो वर्ड है अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी जो ट्यूमर है अपनी इनिशियल कंडीशन में, अब ये बॉडी के अंदर फैला हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कैंसर अभी एक जगह पे प्रेजेंट है, कैंसर अभी बॉडी के अंदर नहीं फैला। अब देखो क्या होता है कि जो नियोप्लास्टिक सेल्स है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नियोप्लास्टिक सेल, ये रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स। ठीक है, रिलीज सम फैक्टर्स। ठीक है, इन्होंने कुछ फैक्टर्स को रिलीज किया, यानी कि अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को रिलीज कराया। जैसे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है एंजियोजेनेसिस फैक्टर। एंजियोजेनेसिस फैक्टर,
अब देखो एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या करता है कि ये जो कैप्सूल था ना, इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स है इनका नंबर बढ़ा देता है। अब अगर कैप्सूल के आसपास ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो इन सेल्स को क्या मिलने लगेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा फूड मिलेगा, और ये सेल्स बहुत ज़्यादा क्या करने लगेंगे, डिवीजन करने लगेंगे। तो उसको अपन इधर लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड कैप्सूल, या फिर कह दो अराउंड ट्यूमर सेल। अब जैसे ट्यूमर सेल के आसपास मेरे पास ब्लड वेसल्स बढ़ चुकी है तो क्या होगा कि इनका जो इंक्रीज हो जाएगा, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, और इससे क्या होगा, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स ट्यूमर सेल। क्लियर इतना? देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल कार्सिनोजेंस थे, उन्होंने नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की उनकी, यानी कि कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट करा दिया। ये मेरे पास एक नॉर्मल सा क्या है, कैप्सूल बन चुका है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो है डिवाइड कर रहे हैं अनलिमिटेडली, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ चल रही है। इन सेल्स को मैं कह रहा हूँ नियोप्लास्टिक सेल, किसके अंदर, एक कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल को अपन क्या कह सकते हैं, कैप्सुलेटेड ट्यूमर या फिर बेनाइन ट्यूमर। अब इन नियोप्लास्टिक सेल ने क्या रिलीज कराया, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। इस फैक्टर ने क्या किया, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बढ़ा दी इसके अराउंड, ठीक है, इस ट्यूमर सेल के अराउंड क्या किया, ब्लड वेसल्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इस ट्यूमर सेल के लिए। तो भाई ये ग्रो करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। पर अभी तक बात क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मान लो ट्यूमर बना था, अभी यहीं पे प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर नहीं फैला है, ट्यूमर अभी एक जगह प्रेजेंट है, उसको मैं कह रहा हूँ बेनाइन ट्यूमर। क्लियर है? अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि बाई चांस अगर ये ट्यूमर रप्चर हो जाए फिर क्या होगा, ठीक है, या फिर मान लो किसी के पास गए आप, उसने इसको काट दिया, ठीक है, या फिर किसी तरह रप्चर कर दिया, उसके बाद आपकी क्या हालत होगी उसको देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको लिख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। तो देखो ये जो 2 पॉइंट था मैंने नीचे लिखे थे, मैंने अभी स्क्रीन पे देखा या थोड़ा आधे दिख रहे तो मैंने ऊपर लिख दिया है, लिख लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो आगे की बात क्या है कि अगर बाई चांस ट्यूमर रप्चर हो जाता है उसके बाद क्या होगा। जैसे ट्यूमर रप्चर हुआ, पहले तो सारे सेल एक जगह प्रेजेंट थे जो बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे थे, जैसे ही ट्यूमर रप्चर होगा वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स होंगे और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ केस है कि व्हेन ट्यूमर रप्चर, जब ट्यूमर क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है भाई, रप्चर हो चुका है ट्यूमर। अब इस केस में क्या होगा, ये ट्यूमर था, ये हो गया है रप्चर, इसके अंदर के जितने भी सेल्स थे, ठीक है, वो काम मूव कर जाएंगे आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर गए, मैंने यहाँ पे बना लिया इन वेन्स से होते हुए ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जब ये बहुत सारी जगह पहुंच चुके हैं तो वहां पे क्या होने लगेगा कि वहां पे डिवाइड करने लगे, जैसे कि यहाँ से निकले थे पूरी बॉडी में फैल गए, अब हर जगह डिवीजन करना स्टार्ट करें। कैसे डिवीजन, अनकंट्रोलेबल डिवीजन। उसी को अपन क्या करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, इसी को अपन क्या करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर इसी को अपन कहते हैं कैंसर। जब एक ही जगह प्रेजेंट तो क्या कहेंगे, बेनाइन ट्यूमर, और जब पूरी बॉडी में फैल गया तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर इसी को अपन कह रहे हैं कैंसर, ठीक है। तो इसकी जो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी है कि एक जगह से पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसी को अपन कहते हैं मेटास्टेसिस। तो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। क्लियर है? तो कभी भी ट्यूमर हो उसको रप्चर करने की कोशिश ना करें, ठीक है, कभी भी उसको ऐसी कोशिश ना करें, वरना आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। पहले तो एक ही जगह प्रेजेंट था, पूरी बॉडी में फैल गया। अब अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर पे, तो मेरे पास कैंसर 3 टाइप के हैं, ठीक है, इधर मैं आपको बता दूं। अगर मैं टाइप ऑफ कैंसर की बात करूं तो मेरे पास कैंसर 3 टाइप के हैं। पहला कौन सा, सार्कोमा। दूसरा है मेरे पास कार्सिनोमा,
कार्सिनोमा, और थर्ड है मेरे पास ल्यूकेमिया। ठीक है, थर्ड क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, अब देखो ल्यूकेमिया को अपन ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया, सार्कोमा और कार्सिनोमा, ये तीन है मेरे पास। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो कार्सिनोमा के आते हैं, अराउंड 85%। ठीक है, 85% तो कार्सिनोमा हो गया। ल्यूकेमिया क्या है? ये ब्लड कैंसर है, यानी कि ब्लड के अंदर WBC बढ़ जाता है, ये वाला कैंसर है। सार्कोमा के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक्टोडर्म है, सॉरी, सार्कोमा के अंदर क्या हो रहा है, जो मेसोडर्म है उसके अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इन सेल्स ऑफ मेसोडर्म। वहीं में बात करो अगर कार्सिनोमा की, तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ, फिर ग्रोथ इन सेल्स ऑफ एक्टोडर्म। वहीं मैं बात करूं ल्यूकीमिया, तो इसमें क्या हो रहा है? ब्लड कैंसर है, ब्लड के अंदर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाएगी WBC की। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC, ये किसके अंदर है? ल्यूकेमिया के अंदर। तो मेरे पास कैंसर तीन टाइप के, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया। ठीक है, सार्कोमा के अंदर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है, किसकी? मेसोडर्म की, या फिर मेसोडर्म के सेल्स की। यहाँ पे कार्सिनोमा में क्या हो रहा है? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है एक्टोडर्म के सेल्स की। ल्यूकेमिया में क्या हो गया? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ WBC। ल्यूकेमिया, EAEMIA, इसको वापस सही कर लो आप, AEMIA, ल्यूकेमिया। क्लियर है? अब यहाँ पर मेरा कैंसर का कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे देखते हैं कि जो कैंसर है ये किस वजह से हो रहा है, यानी कि जो मेरे पास फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स थे। ठीक है, इनको देख लेते हैं, कार्सिनोजेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कॉजेज ऑफ कैंसर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉजेज ऑफ कैंसर। ठीक, कॉजेज ऑफ कैंसर। अब अगर कॉजेज ऑफ कैंसर में अपन बात करें, तीन हो सकते हैं इसके, कौन कौन से? फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। मेरे पास ये तीन टाइप के क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस कौन होते हैं? जो कैंसर कराते हैं। मेरे पास ये तीन टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं, और इन एजेंट्स को मैं क्या कह रहा हूँ? कार्सिनोजेंस। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल एजेंट की। ठीक है, या फिर फिजिकल कार्सिनोजन। तो देखो कहानी ऐसी है, पहले आपको कैंसर नहीं था, आप डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने, जैसे मान लो आपकी हड्डी वगैरह टूट गई है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, अब एक्सरे मशीन के पीछे आपको, मतलब डॉक्टर ने आपका एक्सरे निकाला। अब उसमें क्या किया? आपकी बॉडी के ऊपर एक्सरेज गई, और इन एक्सरेज ने क्या किया? आपके नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर दिया कैंसरस सेल के अंदर। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से आपके जो सेल्स थे वो नॉर्मल से कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सरेज या फिर गामा रेज। ठीक है, एक्सरे और गामा रे, इनकी वजह से आपका नॉर्मल सेल एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया। हर किसी के साथ में होता है, पर कुछ के साथ हो जाता है। या फिर आप नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की भी बात कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास यूवी रेज, और हाँ यूवी रेज हो सकती है इसकी। और जो यूवी रेज है वो आपके DNA को डैमेज करती है, कॉजेज DNA डैमेज। ठीक है, तो फिजिकल में मेरे पास कौन कौन हो गया? आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर कौन आएगा? एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर कौन आएगा? यूवी रेज, जो क्या करेगी? आपके DNA को डैमेज कर देगी। ठीक है, यहाँ पे गामा रेज। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास सेकंड नंबर पे आएगा केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे कौन है? केमिकल कार्सिनोजेंस। अब इसके अंदर आता है टोबैको। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ठीक, तो उनको ये हो सकता है कैंसर। बेसिकली कौन सा? लंग्स कैंसर। नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं
tobacco smoke have been classified या फिर identified as a major cause of lungs cancer। मुझे समझ में आता लोग बाबू को ये करने से मिलता क्या है भाई, हवाबाजी है, ठीक है, हवा में तुम बस गैस उड़ा रहे हो, अपने फेफड़े खराब कर रहे हो, ठीक है। इस लत को बदलो, ये कुछ नहीं जिंदगी में बस बर्बादी देती है, इसके अलावा कुछ नहीं देती। मुकेश को जानते हो ना, 2 चूड़ी बेच दी बेचारे ने। फिर थर्ड, बायोलॉजिकल एजेंट। अब बायोलॉजिकल एजेंट है फिर बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर कुछ वायरसेस आते हैं जैसे कि HPV एंड HV, ठीक है, HBV। तो पहले लिख सकते हैं कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस के अंदर आएंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर, और इनको अपन कहते हैं ऑनकोजेनिक, ठीक है, ऑनकोजेनिक वायरसेस एंड आर कॉल्ड ऑनकोजेनिक वायरसेस, ठीक है। यहां पे अपन ने इसके लिए एक अलग नाम दिया ऑनकोजेनिक वायरसेस। अब देखो, कैंसर को डिटेक्ट करने के या फिर उसको डायग्नोस करने के कुछ तरीके हैं, पर इन तरीकों से बहुत बार कैंसर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सरे वगैरह से आप डिटेक्ट कर रहे हो, पहले नहीं था, उस एक्सरे की वजह से आपको अब कैंसर हो गया, तो दोनों तरह से भाई नुकसान में तो है ही, अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। तो कैंसर का डायग्नोज, कैंसर को डायग्नोज या फिर डिटेक्ट करने के कुछ तरीके एंड डिटेक्शन। देखो इसके अंदर क्या आएगा, तो मेरे पास सबसे पहली चीज है कि भाई रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या आएगा कि एक्सरेज को यूज करेंगे, और एक्सरे की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये तो अलग ही चीज है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में किसको यूज करते हैं, एक्सरेज को, और एक्सरेज क्या है, फिजिकल कार्सिनोजेंस, ठीक है भाई, कोई नहीं करो। नेक्स्ट 2, इसके अंदर आएगा सीटी, ठीक है, यानी कि सीटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसके अंदर अपन यूज करते हैं, इसके अंदर भी एक्सरेज को यूज करेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यार जहर से बचने के लिए जहर को ही खाया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी एक्सरेज को यूज करते हैं, पर इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। फिर थर्ड MRI, ठीक है, MRI सबसे बड़ी है, MRI, क्योंकि इसके अंदर किसी रेज को अपन यूज नहीं कर रहे, ठीक है, सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, जिसमें अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अभी क्या सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, इसको अपन लिख सकते हैं सेफेस्ट टेक्निक। अब अपन एक और चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंटीबॉडीज, कि अगर आपके ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज बन रही किसी कैंसर के लिए, जैसे कोई स्पेसिफिक एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया और उसके लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है, तो भाई एंटीबॉडीज ढूंढ लो, अगर एंटीबॉडीज मिल रही है तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर प्रेजेंट है, तो अपन लिख सकते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी कैंसर के लिए एंटीबॉडीज बन रही है तो भाई वो कैंसर आपके अंदर प्रेजेंट है, ये सिंपल सी चीज है। अब कैंसर तो हो गया, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अब अपन, ट्रीटमेंट को इधर लिख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है इतना। तो अगर देखो कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो सबसे पहला है यहाँ पे सर्जरी। अब देखो सर्जरी करते जाएंगे, अगर गलती से वही ट्यूमर रप्चर हो गया और बॉडी में फैल गया तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कि सर्जरी भी अपन इनिशियल स्टेज के अंदर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वापस वही रेडिएशन को यूज कर रहे हैं। फिर थर्ड है मेरे पास यहाँ पे
कीमोथेरेपी, ठीक है, केमिकल्स को यूज करके यहाँ पे कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी में क्या हो रहा है कि या तो अपन कुछ केमिकल्स है जैसे कि विनब्लास्टिन, उसको अपन यूज कर सकते हैं, विनब्लास्टिन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास इम्यूनोथेरेपी, कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी में अपन जो अल्फा इंटरफेरोन है उनको यूज करते हैं, अल्फा इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन क्या करते हैं, कैंसर सेल वगैरह इनको खाने में हेल्प करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनका एंडोसाइटोसिस करा देते हैं, उनको खा जाते हैं। क्लियर है इतना? तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है कैंसर की, भाई कैंसर को कैसे डायग्नोज करे, कैसे डिटेक्ट करे, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इस यहाँ पे पूरा कैंसर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को कमेंट मिलेगा मैं उसका आंसर वहाँ पे कर दूंगा। क्लियर है इतना? तो थैंक यू। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर।